तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं मुद्रा और बैंकिंग, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। और इसी वीडियो में आपका जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पिछली वीडियो मैंने ये बताया था कि ये जो चैप्टर है आपका डिलीट हो चुका है और अब मैं इसे नहीं इसके अगले चैप्टर को कराऊंगा। तो दोस्तों, उसका कारण ये था कि इस चैप्टर में आपके इतने ज्यादा टॉपिक डिलीट हो चुके हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ये विचार किया था कि क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में आपका ये चैप्टर कराया जाएगा, लेकिन पुनः विचार करने के बाद हमें ये लगा कि कुछ भी जो बचे हुए हैं वो भी चैप्टर में करा देने चाहिए। क्वेश्चन आंसर सीरीज तो उसमें हम नई सीरीज से कराते रहते हैं। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉपिक डिलीट क्या हुए हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतने टॉपिक डिलीट हुए हैं कि आप ये समझ सकते हो कि पूरा जो चैप्टर है वही खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बाकी है। बहुत बेसिक सी चीजें जो है वो बाकी है। यहां देखिए क्या डिलीट हुआ है मनी और बैंकिंग में। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर और एसआरआर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता था। फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अभी क्या है, ये डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे और आप कह सकते हो कि पूछे जाते थे बहुत ज्यादा, लेकिन अब ये नहीं पूछे जाएंगे, टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, जो भी आपका बेसिक रह रहा है। ठीक है, और जो आपको इसमें बताना है वो मैं आपको इसमें वीडियो में कराने वाला हूं, जो भी कुछ थोड़े बहुत टॉपिक बच गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से और वस्तु विनिमय पहले समझेंगे और फिर कठिनाई को समझेंगे। वस्तु विनिमय का मतलब दोस्तों क्या होता है आपको पता होगा। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जैसे ये कोई बंदा नंबर 1 है और ये 2, ये आपस में एक वस्तु एक दूसरे को देंगे और बदले में ये भी वस्तु उसको देगा। ठीक है, तो इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी वस्तु का लेन देन वस्तु के बदले। ठीक है, इसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहां देखिए वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कतें क्या आती है, देखो इसमें बहुत प्रकार की दिक्कतें आती थी वस्तु विनिमय में। अब पहले हम उन्हीं दिक्कत को समझेंगे कठिनाई के रूप में, और वो जो दिक्कत है वो पैसों ने सॉल्व कर दी है। अभी जो हम कठिनाई पढ़ने वाले हैं वो कठिनाई पैसे के लेन देन में नहीं आती, अगर हम लेन देन में मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, यहां समझिए सबसे पहले हमारे सामने कठिनाई नंबर 1, इसका नाम है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो ये क्या होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग मतलब मान के चलिए यहां पर क्या है दोस्तों, कोई ऐसा बंदा है जो क्या करता है, जिसको ये माउस चाहिए। ठीक है, और वो क्या करेगा, माउस के बदले यहां पर उसको चाहिए फोन, यानी ये अपना माउस दे देगा और बदले में क्या करेगा, ये फोन उसको चाहिए। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आती है कि इस फोन देने वाले बंदे को भी ये माउस की जरूरत होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए यहां पर एक कपड़े वाला है, ठीक है, जिसकी कपड़े की दुकान है, और यहां पर है एक किसान जो क्या है, उसके पास फसल की कोई कमी नहीं है, किसान है। तो अब इस किसान को कपड़े चाहिए, तो ये क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा यहां से अनाज और कपड़े वाले को देगा, बदले में कपड़े वाला इसको सामान देगा। लेकिन दिक्कत ये आती है कि इस कपड़े वाले को भी अनाज की जरूरत होनी चाहिए, अगर होगी तभी यहां पर विनिमय हो पाएगा, नहीं तो विनिमय नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दिक्कत थी किसमें, वस्तु विनिमय में। ठीक है, तो यहां पर आप सीधे सीधे समझ गए होंगे, आप डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। इससे भी प्राय किसी एक व्यक्ति को के जरूरत की वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति की जरूरत की वस्तु पहले व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जरूरत होगी तभी विनिमय हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं सामान्य मापन का अभाव, यानी मापते समय दिक्कत आती थी दोस्तों। अब देखिए,
अगर आप पैसे के बदले लेन देन करोगे, ठीक है, तो 50 रुपए का सामान ये भी है, 50 रुपए का सामान ये भी है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन यहां पर उस समय वस्तु विनिमय की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय होता क्या था, किसी बंदे को चावल चाहिए और किसी बंदे को क्या चाहिए, दाल चाहिए। तो अब यहां पर हो क्या रहा है, दाल का मूल्य होता था ज्यादा और चावल का मूल्य होता था कम, लेकिन दोनों को तो विनिमय करना है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती थी। मतलब वो तालमेल नहीं बिठा पाते थे कि इसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी। तो सामान्य मापन का अभाव इसे ही कहते हैं। अब यहां पर आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान अलग अलग वस्तु का मूल्य यानी अलग अलग वस्तु की कीमत जानने और तुलना करने के लिए समस्या पैदा होती थी। इसे ही कहते थे सामान्य मापक का अभाव। आगे बढ़ते हैं, यहां पर विभाजन में कठिनाई। विभाजन में कठिनाई का मतलब दोस्तों होता है यहां पर कि टुकड़ों में बांटना। क्या होता है, टुकड़ों में बांटना। जैसे मान के चलो कोई चीज है, उसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते दोस्तों। अगर हम उसको क्या करेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे तो वो बेकार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहां पर हम बात कर लेते हैं चप्पल की, या आप बात कर लो शूज की। तो क्या हम एक शूज बाद में लेंगे और एक शूज बाद में लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दोनों शूज लेने पड़ेंगे, तभी हमारा काम चलेगा। अगर हम इनको बांटेंगे तो वो एक शूज जो हमने लिया है वो भी बेकार है, ठीक है। तो यही दिक्कत होती थी कि जो वस्तु वाला जो सिस्टम था ना, उसमें बांटा नहीं जा सकता था। देखो पैसों को हम कितना ज्यादा बांट सकते हैं, 100 रुपए को बांट सकते हैं, ठीक है, फिर 50 रुपए को भी बांट सकते हैं। हमारी जितनी मर्जी है हम उसे बांट सकते हैं। लेकिन वस्तु में यह दिक्कत आती थी कि वस्तु में हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते थे, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी अगर हम उसको बांटेंगे तो वो खराब हो जाती, बेकार हो जाती, काम की नहीं रहती। यहां पर देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन यानी उसे बांट नहीं सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करें तो वो सामान बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर आते हैं और देखते हैं मूल्य संचय का अभाव। ये क्या होता है दोस्तों, यहां पर समझिए कि कुछ जो वस्तुएं होती है, ठीक है, उस समय क्या होता है, वो लंबे समय तक हम उसे संचय करके नहीं रख सकते। संचय मतलब स्टोर करके नहीं रख सकते, एक स्टॉक में नहीं रख सकते, ठीक है। देखिए जैसे मान के चलो एक बंदा है, उसके पास जो है कोई सामान है और बदले में बंदे उससे क्या कर रहे हैं, अनाज अनाज देते जा रहे हैं, ठीक है। कोई आया अनाज के बदले सामान ले गया, दूसरा कोई आया अनाज के बदले सामान ले गया, तीसरा कोई आया अनाज के बदले सामान दे गया। इसके पास बहुत अनाज हो गए, लेकिन अब उस अनाज को वो रखेगा कहाँ पे? अगर उस अनाज को वो रखने की कोशिश भी करता है तो उसका वो अनाज आने वाले समय में या तो वो खराब हो जाएगा अनाज, उतना ज्यादा अनाज वो कैसे रखेगा, जगह भी चाहिए उसे रखने के लिए, और आने वाले समय में उस अनाज की कीमत भी गिर जाएगी। तो वस्तु में ये दिक्कत आती थी कि संचय नहीं कर सकते थे, संचय करने में दिक्कत होती थी, स्टोर करने में दिक्कत होता था। वस्तु विनिमय में जहां मुद्रा अनुपस्थित होता है, वस्तु विनिमय में क्या होता है, मुद्रा अनुपस्थित होता है यानी उपस्थित नहीं होता, इसका मतलब नहीं होता, वहां मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में हो सकता था। वहां संचय करके रखते थे वस्तुओं को, जिनको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। अब किसी वस्तु को हम लंबे समय तक कैसे रखेंगे संचय करके, वो खराब हो जाएगी। लेकिन पैसे के साथ ये दिक्कत नहीं आती, आप उसे बैंक में स्टोर कर दो, आप 10 साल के बाद में निकालोगे तब भी आपके वो 1 लाख रुपए रखे हैं तो 1 लाख रुपए वैसे के वैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम वस्तु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होता था, वो जो संचय करके रखा हुआ है वस्तु को, वो या तो वो नष्ट हो जाती थी या उसके मूल्य में अंतर आ जाता था, यानी उसकी कीमत में अंतर आ जाता था। तो ये दिक्कत हुआ करती थी। यहां पर दोस्तों आपको समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि है आपका मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के रूप। यहां पर आपको समझना है, ये है मुद्रा की परिभाषा। यहां पर दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन करते हो और पेपर में लिखते हो
तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये अच्छी डेफिनेशन है। यहां पर से आप समझिए, मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम में, यहीं तक समझते हैं। यहां पर देखिए, मुद्रा क्या है? जो विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम यानी कोई चीज हम खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो उसके बीच का वो माध्यम है, वो काम करता है। ए वस्तु खरीदी हमने, ठीक है, और बी वस्तु बेची हमने, कुछ भी करा, विनिमय किया, तो बीच में मनी जो है एक अहम भूमिका निभाता है। यहां तक समझ में आ गया? मुद्रा क्या है? मापक मूल्य, यानी मुद्रा को हम माप सकते हैं कि ये 100 रुपए है इज इक्वल टू ये भी 100 रुपए है। संचय कर सकते हैं इसका, यानी स्टोर कर सकते हैं। इस 100 रुपए को हम स्टोर करेंगे और बाद में भी हमें 100 रुपए ही मिलेंगे, खराब नहीं होगा, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। स्थगित भुगतान, स्थगित भुगतान के मानक के रूप में कार्य करता है। स्थगित भुगतान का मतलब, स्थगित भुगतान का मतलब है कि हम उसे बाद में भी उसका भुगतान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई सामान लिया, हमने, हमारी मान के चलो टीवी की शॉप है, ठीक है, जहां पर हम बहुत सारे टीवी रखते हैं। तो हमने किसी ब्रांड से बहुत सारे टीवी मंगवा लिए, ठीक है, और उनको ये बोला कि जब ये टीवी बिक जाएंगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो देखिए, यानी कि हम पैसे बाद में भी दे सकते हैं। और वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। अगर हमने उससे टीवी लिया है तो हमें बदले में उसे कुछ देना पड़ता था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये सारी चीजें मुद्रा में संभव है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन में कितनी सारी चीजें जो है वो छुपी हुई थी और कितनी अच्छी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे मुद्रा के रूप। मुद्रा के दोस्तों दो रूप होते हैं, एक होता है आदेश मुद्रा और एक होता है न्यास मुद्रा। नाम से ही पता चल रहा है, आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। इसको हम आगे समझते हैं यहाँ पर क्या है। तो आदेश मुद्रा, आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी किया जाता है। यानी सरकार कहता है कि मैं ये आदेश दे रहा हूं कि तुम मुद्रा जारी करो, तो मुद्रा जारी हो जाती है, आदेश मुद्रा। जैसे सिक्के और नोट, ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं, यह है न्यास मुद्रा, ठीक है। तो न्यास मुद्रा क्या होता है दोस्तों? वह मुद्रा जो प्राप्त करता, यानी जिसको पैसे मिल रहे हैं, तथा आदा करता, यानी जिसको क्या है, जिसको पैसे देने हैं यहां पर, ठीक है। प्राप्त करता यानी जिसको पैसे मिल रहे हैं, और आदा करता जो इसे पैसे दे रहा है। इन दोनों के बीच में विश्वास पर आधारित होता है। जैसे चेक, ठीक है, हम किसी को चेक देते हैं, जैसे यहां पर ए बंदा बी बंदे को चेक देता है, ठीक है, चेक दे दिया, तो ये न्यास मुद्रा है, ये इनके विश्वास पर आधारित है। चेक हमेशा कामयाब नहीं होता, चेक हम ज्यादातर जो है चेक वो बाउंस भी हो जाते हैं। तो यानी चेक आपको पैसे तो नहीं दे रहा, लेकिन ये ऐसी मुद्रा तो है जो आपके विश्वास पर आधारित है, ठीक है। हमने उसको चेक दे दिया, ले भाई तू 10,000 का चेक ले ले, और इतने तारीख को तू इसे बैंक में लगा दियो, तेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये हमारे विश्वास पर आधारित हो गया। यानी पैसे जिसको मिलने हैं और जो पैसे दे रहा है, उन दोनों के विश्वास पर आधारित करती है वो मुद्रा, उसे न्यास मुद्रा कहते हैं। एग्जाम्पल आपका चेक हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, ठीक है। कौन जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि मुद्रा बनाता है, या मार्केट में कौन मुद्रा देता है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं, पॉइंट नंबर जो 1 है आप अपना वो देखते हैं। आधुनिक रूप से मुद्रा की पूर्ति का जो स्रोत है वो सरकार है दोस्तों, और उनका बैंक, केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, तथा व्यापारिक बैंक, वो बैंक जो केंद्रीय बैंक के अंडर में आते हैं, अपने छोटे मोटे बैंक, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है हमें? भारत का वित्त मंत्रालय जो 1 रुपए का नोट जो है और सिक्के जारी करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। पॉइंट नंबर 1 सरकार, 2 केंद्रीय बैंक, 3 व्यापारिक बैंक, और 4 वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो ये सभी जो है मुद्रा की पूर्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर है दोस्तों हमारे सामने बैंक का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। बैंक क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है, ये एक संस्था है जो लाभ अर्जित करने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसके उद्देश्य से, इसका जो मेन उद्देश्य है वो पैसे कमाना है, लाभ कमाना है। जमा स्वीकार करती है, यानी हमसे पैसे स्वीकार करती है, और ऋण देने का कार्य करती है, और हमें लोन भी देती है। दोस्तों अब मैं यहां पर आपको 1 मिनट ये बता देता हूं कि बैंक काम कैसे करता है। दोस्तों जो बैंक है
वो एक संस्था है, देखिए वो हमारे यहाँ पर एक बीच का सिस्टम है। किसके बीच में? पैसे और लोन के बीच में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल बंदा होता है हमारी तरह, वो बैंक में पैसे जमा करवाता है कि मेरे पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं, सेफ है। अब ये बैंक यहाँ पर क्या काम करता है, जिसको पैसों की जरूरत है उसको पैसे देता है, ठीक है। अब ये बैंक देखिए क्या कर रहा है, एक बंदे से इसने पैसे लिए, दूसरे बंदे को इसने पैसे दिए, और उससे ब्याज भी लेगा, और उससे जो पैसे दिए हैं उसने वो भी लेगा। तो यानी ये प्रॉफिट भी कमा रहा है, हमारे ही पैसे से हमको ही लोन दे रहा है, और प्रॉफिट भी कमा रहा है। आगे होगा आपको समझ में कि ये केवल और केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं बैंक, और जनता से ही ये पैसे लेते हैं, जनता को ही ये लोन देते हैं, और जनता ही इन्हें लोन भी देती है और लोन पर ब्याज का भी भुगतान करती है। आगे आपको समझ में, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए व्यवसायिक बैंक का अर्थ, या आप इसे व्यापारिक बैंक भी कह सकते हो। तो ये कैसे बैंक होते हैं दोस्तों, ये हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं, जो आपके नॉर्मल खाते हैं ना, नॉर्मल बैंक के अंदर बहुत सारी बैंक है, तो वो बैंक होते हैं हमारे। जैसे व्यवसायिक या व्यापारिक बैंक की अगर बात करें, तो ये भी एक वित्तीय संस्था है। ये क्या करती है, जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है, मुद्रा में व्यापार करती है या साख में। जो व्यवसायिक बैंक है दोस्तों, वो ऋण प्रदान करती है, यानी हमें लोन देती है, ठीक है। क्यों देती है, उसका जो मेन उद्देश्य होता है लोन देने का, वो होता है लाभ कमाना, ठीक है। वो हमें ऋण प्रदान करती है, और जनता से क्या करती है, जमा स्वीकार करती है। जमा स्वीकार करेगी जनता से, पैसे स्वीकार करेगी, तभी तो उसके पास पैसे आएंगे और वो आगे नेक्स्ट पैसे कमाएगा। तो ऐसा सिस्टम होता है। तथा अपने लाभ का सृजन करती है और अपना लाभ भी कमाती है। ये हमारे छोटे मोटे बैंक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये छोटे मोटे जो बैंक होते हैं हमारे नॉर्मल बैंक, और ये केंद्रीय बैंक जो होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, और ये अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप थोड़ा ध्यान लगा के समझिए कि ये आखिरकार है क्या। ये है दोस्तों मुद्रा की पूर्ति के माप, ठीक है। अगर हम बात करें, भारत में मुद्रा की पूर्ति के जो है 4 वैकल्पिक माप है। कौन कौन से दोस्तों, वो है M1, M2 और M3, M4। M1, M2, M3 और M4। हम केवल यहां पर चर्चा करेंगे M1 की, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। अगर नहीं भी है तो यही आपके सिलेबस में इतना ही बताया गया है। M2 ना पहले था और ना अभी है, ये तीनों, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें से हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं आपकी इस वीडियो में, वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद वो क्वेश्चन लिया जाता है, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और हमारी एपिसोड वाली वीडियो आती है पेपर के टाइम में, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आपको पता होगा, न्यू बच्चों को नहीं पता होगा। तो यहां पर देखते हैं, हम चर्चा कर रहे थे M1 की, ठीक है। तो M1 का मतलब होता है, हम केवल M1 की चर्चा करेंगे। यहां पर M1 के माप के अनुसार मुद्रा पूर्ति निम्नलिखित घटक शामिल है। M1 के क्या होते हैं, निम्नलिखित घटक। अब इन घटक को हम समझते हैं कि क्या घटक होते हैं। यहां समझिए, M1 का दोस्तों ये जुगाड़ होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। आप इसे याद कर लो, सभी चीजें याद हो जाएंगी। M1 जनता के पास करेंसी यानी कि C, मांग जमाए यानी कि DD, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती है यानी कि OD। अब इन तीनों को समझो कि ये क्या होते हैं। यहां पर देखो, C का मतलब होता है दोस्तों करेंसी विद द पब्लिक, यानी कि ऐसे पैसे जो जनता के पास है। C, इससे अभिप्राय जनता के पास करेंसी, करेंसी विद द पब्लिक, जैसे कि सिक्के तथा नोट, कागज के नोट शामिल होते हैं इसके अंदर में। आपको पता ही होगा हमारे पास जो पैसे होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सिक्के या कागज के नोट के फॉर्म में। तो C मतलब करेंसी विद द पब्लिक। C आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, यहां पर है दोस्तों आपके सामने DD। DD का मतलब होता है दोस्तों डिमांड डिपॉजिट्स, यानी जनता की मांग जमाएं जो वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा होती है, यानी जनता जो भी डिमांड करे, ठीक है।
आगे आपको समझ में। और इन जमाओं को क्या होता है, कभी भी निकलवाया जा सकता है। जैसे आपकी जमाएं होती है बैंक के अंदर में, जो आपने पहले कभी जमा करा रखी है अपने फ्यूचर के लिए, और जब आप उसको निकालोगे तो वो आपको डिमांड डिपॉजिट यानी डीडी होगा। और इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होता है कि हमने जो पैसे जमा करा रखा है वो हम कभी भी निकलवा सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, ठीक है। और चेक द्वारा भी निकलवाया जा सकता है, या अगर हम चाहे तो किसी के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है डीडी। आगे बढ़ते हैं ओडी। ओडी का मतलब होता है दोस्तों अदर डिपॉजिट्स, यानी अन्य जमाएं। जो आपकी जमाएं हैं वो कहीं और मौजूद है, ठीक है, अन्य जमाएं। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहां पर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था हो, जैसे आईएमएफ में, विश्व बैंक की मांग जमाएं, तो ये होता है। जैसे आरबीआई के पास है सार्वजनिक वित्तीय संस्था हो, जैसे नबार्ड। नबार्ड का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है, जो तीनों चीजें थी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और वो क्या है, वो है केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक में अंतर, ठीक है दोस्तों। इसको बताने से पहले आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि केंद्रीय बैंक का मतलब होता है बड़ा बैंक। ये बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, इसकी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा है। और जो वाणिज्य बैंक है ये हमारा नॉर्मल बैंक है, जिसकी जो पहुंच है वो नॉर्मल है। ये हमसे बातचीत करता है वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक हमसे बातचीत नहीं करता है, ये हमसे डील नहीं करता है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में इस प्रकार का इमेज बनाइए तो आपको और बेटर समझ में आएगा। यहां पर देखिए केंद्रीय बैंक के बारे में जानेंगे हम, और वाणिज्य बैंक के बारे में जानेंगे हम। तो केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक, देखिए केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है। सर्वोच्च बैंक बहुत बड़ा बैंक है, इसके अंडर में बहुत सारे बैंक आते हैं। जैसे वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है, यानी ये वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक के अंडर में काम करता है। केंद्रीय बैंक उसे कंट्रोल करता है वाणिज्य बैंक को, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देता है जिसका वाणिज्य बैंक फॉलो करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको। सेकंड पॉइंट समझिए, ये सामान्य जनता से लेन देन नहीं करता। आप केंद्रीय बैंक से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामान्य जनता से बातचीत नहीं करता। वाणिज्य बैंक अपना नॉर्मल बैंक, ये सामान्य जनता से जमाएं स्वीकार करता है, ये हमसे जमा लेता है, हम इसे पैसे देते हैं तो ये हमारे डिपॉजिट जो है वो स्वीकार करता है, ठीक है, नॉर्मल बैंक। केंद्रीय बैंक नोट जारी करता है, ठीक है, और वाणिज्य बैंक नोट जारी नहीं करता दोस्तों, ठीक है, ये नोट जारी करता है और वाणिज्य बैंकों के पास नोट जारी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, क्या है ये, कि केंद्रीय बैंक ये देखता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है या स्थिर है या ऊपर ग्रो कर रही है, तो उसके हिसाब से ये एक्शन लेती है अपना केंद्रीय बैंक, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये एक्शन लेती है, लेकिन ये एक्शन केवल और केवल एक चीज को ध्यान में रखकर लेती है, और वो है लाभ, वो है प्रॉफिट, ठीक है। वाणिज्य बैंक लाभ कमाने पर ज्यादा जो ध्यान है वो केंद्रित करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान था, उसके बावजूद भी आपको अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुमार सिकेन 12 आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका जो थर्ड चैप्टर था ये इतना ही था, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारी जो चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा आसान थी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ गई हो तो आप अपना योगदान दे सकते हैं, एक कर दीजिए लाइक, कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, और शेयर कर सकते हो आप अपने क्लासमेट्स के साथ। साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।
तो धन्यवाद दोस्तों।